अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हमारे साथ भारतीय कला, संस्कृति और खेल की दुनिया से जुड़े कुछ बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी सवाल हैं। ये किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और इनके साथ जो जानकारी है वो तो सोने पर सुहागा है। सही। तो शुरू करें? हाँ, करते हैं। पहला सवाल ही बड़ा दिलचस्प है, शास्त्रीय नृत्य से। सवाल है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को उनके किरदार के प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है कथकली। कथकली, जो केरल का है। जी बिल्कुल, और इसका नाम ही मतलब इसकी कहानी बताता है। कथा यानी कहानी और कली यानी खेल। कहानी का खेल। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका मेकअप। इसमें मेकअप के 5 मुख्य प्रकार होते हैं जो चरित्र को मतलब बताते हैं। अच्छा, जैसे पाचा, जो हरे रंग का मेकअप होता है, वो नायक या किसी देवता के लिए होता है। हीरो के लिए। जी। फिर है काठी, वो खलनायक के लिए। फिर ठाड़ी मतलब दाढ़ी वाला कोई पात्र। एक कारी होता है दुष्ट चरित्रों के लिए। और मिनुक्कू, जो साधु या महिलाओं के लिए होता है। वाह, मतलब कलाकार के मंच पर आने से पहले ही आप चेहरा देखकर किरदार का अंदाजा लगा सकते हैं। एकदम। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अगला सवाल, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? यह है सत्रिया। सत्रिया असम से? जी। सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक थे वो थे श्रीमंत शंकरदेव, जो एक महान वैष्णव संत थे। और मजे की बात यह है कि इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा काफी बाद में मिला। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने दिया। अच्छा, इतना लेट? हाँ, इसकी जड़ें वैष्णव मठों में हैं जिन्हें सत्र कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। ओके। इसमें पुरुष नर्तक को भणगी और महिला को सीमांगी कहते हैं। और एक टर्म है माटी अखोरा, मतलब मिट्टी पर व्यायाम, वो भी इसी से जुड़ा है। कमाल है। अब लोक नृत्य पर आते हैं, यक्षगान। हाँ। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का है। कर्नाटक? हाँ, ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये एक तरह का पूरा नाट्य है। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम सब कुछ होता है। एक पूरा पैकेज। बिल्कुल। और कर्नाटक के दूसरे लोक नृत्यों में डोलू कुनीथा, वीरगासे, ये सब भी आते हैं। यक्षगान के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे चिंतानी रामचंद्र हेगड़े, जिन्हें पद्मश्री भी मिला था। अच्छा, चलिए अब जरा सुरों की दुनिया में चलते हैं। एक किताब का नाम है रागमाला। हाँ। ये किस संगीतकार की आत्मकथा है? ये है पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा। महान सितार वादक। जी। वो सिर्फ एक सितार वादक नहीं थे, वो एक तरह से भारतीय संगीत के दूत थे पूरी दुनिया के लिए। सही कहा। उन्हें 1999 में भारत रत्न मिला और वो पहले भारतीय थे जिन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। हाँ, वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए, है ना? उन्होंने कुल 5 ग्रैमी जीते, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। उनकी एक और किताब है माई म्यूजिक माई लाइफ। वो मेहर घराने से थे और उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। क्या बात है। अब एक ऐसे ही ऐतिहासिक पल से जुड़ा सवाल, 1947 में भारत की आजादी की सुबह लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई के जादूगर। जी। और उन्हें 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो उन कुछ कलाकारों में से हैं जिन्हें 4 टॉप सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने सिर्फ 15 अगस्त 1947 को ही नहीं, बल्कि पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भी शहनाई बजाई थी। वाह। चलिए अब त्योहारों की बात करते हैं। किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? ये है नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल फेस्टिवल। जी। ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, पूरे 10 दिन। 10 दिन? हाँ। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है और इसे पहली बार साल 2000 में मनाया गया था। इसका मकसद है नागा जनजातियों की जो संस्कृति है उसे दिखाना। बहुत बढ़िया। अब एक और बड़े उत्सव की बात, उड़ीसा में जो पुरी की रथ यात्रा होती है, वो किस देवता को समर्पित है? वो यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ स्वामी। जी। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव माना जाता है और इसे उड़ीसी नृत्य भी जुड़ा हुआ है। नर्तक रथ के आगे नृत्य करते हैं।
अच्छा, ये गोटीपुआ परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल उसी परंपरा का हिस्सा है। क्या बात है। अब कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला और द गोल्डन ईयर्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। इनकी कहानियां तो बचपन की याद दिला देती हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी कहानियों में एक अलग ही सुकून है। उनकी दूसरी किताबें हैं द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली इज नॉट हा, और उनकी हालिया किताब जो 2024 में आई वो है हाउ टू बी हैप्पी। मसूरी में रहते हैं ना? जी, उत्तराखंड के मसूरी में। चलिए अब जरा खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। भारत को अपना पहला व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किस खेल में मिला था? ये मिला था निशानेबाजी में, यानी शूटिंग में। और इसे जीता था अभिनव बिंद्रा ने। जी, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल। उनकी एक आत्मकथा भी है, अ शॉट एट हिस्ट्री। बिल्कुल। और दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड तो नीरज चोपड़ा ने जीता। हाँ, 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में। सही। अच्छा, कबड्डी के मैदान से एक सवाल। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए ये होती है 13 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी। 13x10? जी, और महिला कोर्ट थोड़ा छोटा होता है, 12 मीटर बाय 8 मीटर। हर टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और इसमें एक टर्म होता है लोना, वो क्या है? हाँ, लोना तब होता है जब एक टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो जो विरोधी टीम होती है उसे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। समझ गया। चलिए एक और त्योहार, हेमिस उत्सव, किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख। जी, ये उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती पर होता है और इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है मुखौटा नृत्य। मास्क डांस। हाँ, जिसे चाम डांस कहते हैं। लद्दाख के दूसरे त्योहारों में लोसर और सिंधु दर्शन महोत्सव भी बहुत फेमस है। बहुत खूब। वापस नृत्य पर आते हैं। सोनल मानसिंह, ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? सोनल मानसिंह जी 2 शैलियों से जुड़ी हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों? जी, दोनों में ही वो पारंगत हैं। 1992 में वो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली बनी। अच्छा। और 2003 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना हैं। वो राज्यसभा सांसद भी रही हैं। अद्भुत। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सवाल, भारत ने अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड कप किस साल जीता था? भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। कपिल देव की कप्तानी में। जी बिल्कुल। कपिल्स डेविल्स। फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया था। एक ऐतिहासिक जीत। बहुत बड़ी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे। और दूसरा वर्ल्ड कप तो हम 2011 में जीते, एमएस धोनी की कप्तानी में। सही। और आज का आखिरी सवाल ये भी संगीत से है। जाकिर हुसैन, ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तबले के जादूगर। हाँ, उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी एक महान तबला वादक थे। जी। जाकिर हुसैन जी 1988 में सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति बने थे और उन्हें 2023 में पद्म विभूषण मिला। और ग्रैमी अवार्ड्स तो उन्होंने इस साल भी जीते हैं। और 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। और 1992 में भी प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी जीत चुके हैं। बिल्कुल। वो तो एक जीती जागती संस्था है। बिल्कुल। कोजागिरी नृत्य के बारे में पूछा गया है कि ये किस राज्य में होता है? विकल्प है गोवा, त्रिपुरा, बिहार और राजस्थान। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, होजागिरी और कोजागिरी ये नाम बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, कोजागिरी तो महाराष्ट्र का त्योहार है ना? बिल्कुल, तो यही कंफ्यूजन हो सकता है। होजागिरी त्रिपुरा का एक नृत्य है जो दुर्गा पूजा के बाद होता है। अच्छा। और त्रिपुरा में सिर्फ यही नहीं, वेलकम, ममिता, गजानन, लेबांग जैसे और भी कई नृत्य हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यक्षगान को लेकर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका संबंध है कर्नाटक से। कर्नाटक। सही। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी दी गई है स्रोत में। अच्छा, क्या है? यक्ष जब गाने चला तो बेलातों से पीटा है। हाँ, बेलातों से। हाँ, बेलाटा भी कर्नाटक का ही एक और नृत्य है, तो इस लाइन से दोनों याद रहते हैं। इसके अलावा नागमंडला, हुलीवेशा और वीरगासे भी कर्नाटक के हैं। कमाल है। अच्छा, अगला सवाल है लांगवीर नृत्य पर। ये कहाँ का है? लांगवीर, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड। जी। उत्तराखंड के और भी कुछ नृत्य हैं जैसे हारूल, छोलियां, चांचरी और झोड़ा। छोलियां तो मैंने सुना है, वो शादी ब्याह में होता है शायद। हाँ, तलवारों के साथ। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का युद्ध नृत्य ही है। हाँ। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, हरेला और हरेली। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन है। जी, हरेला उत्तराखंड का त्योहार है और हरेली वो छत्तीसगढ़ का है।
सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। ये छोटी छोटी बातें ही अक्सर फंसा देती हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये दिलचस्प है, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? और इसका जवाब है सत्रियां। सत्रियां। जी, ये एक शास्त्रीय नृत्य है जिसके संस्थापक थे श्रीमंत शंकरदेव। मठों में विकसित होना, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिल्कुल। और इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी काफी बाद में मिला। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने इसे शामिल किया था। अच्छा, तो ये काफी हाल की बात है। हाँ, इस नृत्य में जो संगीत इस्तेमाल होता है उसे बोरगीत कहते हैं और इसमें एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है, माटी अखोरा। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 20, चांग नृत्य किस राज्य का है? चांग, इसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान। जी और इसी के साथ एक रैपिड रिवीजन भी दिया है स्रोत में। हाँ, मैंने देखा। इसमें जम्मू कश्मीर का राउफ और हिकात है, लद्दाख का शोंडोल और जाब्रो, तेलंगाना का गजाई कोथा, और सिक्किम का चूफाट और सिंधी छम। ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल एकाहार्यों के बारे में, जहां एक ही नर्तक एक प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। ये किस नृत्य की विशेषता है? ये भरतनाट्यम की एक बहुत ही खासियत है। भरतनाट्यम। जी, इसे एकाहार या लास्य भी कहते हैं। मतलब एक ही कलाकार बिना वेशभूषा बदले अपने अभिनय से अलग अलग किरदार मंच पर दिखाता है। ये तो कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये अभिनय की चुनौती परीक्षा है। अगला सवाल यूनेस्को की विरासत सूची से जुड़ा है। 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है कालबेलिया। कालबेलिया, राजस्थान का। जी, और उसी साल मतलब 2010 में कालबेलिया के साथ साथ छऊ और केरल के मुदियट्टू को भी शामिल किया गया था। और हाल ही में गरबा को भी जोड़ा गया है ना? बिल्कुल। गरबा 15वीं अमूर्त विरासत है। उससे पहले 14वीं थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली थी वैदिक जप की परंपरा, जिसे 2008 में शामिल किया गया था। बहुत अच्छी जानकारी है ये। अब आगे एक सवाल है कि इनमें से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? विकल्प है पाइका, गोटीपुआ, कथकली और दलखाई। ये तो साफ है, कथकली। हाँ, क्योंकि कथकली तो केरल का है। जी। बाकी तीनों पाइका, गोटीपुआ और दलखाई ओडिशा से संबंधित है। उड़ीसा के कुछ और भी प्रमुख नृत्य हैं, जैसे रणपा और संबलपुरी। अच्छा। और जब कथकली की बात निकली ही है तो अगला सवाल उसी पर है। कथकली में कितने प्रकार के मेकअप या वेश का प्रयोग होता है? इसका जवाब है 5। कथकली में 5 तरह के वेश होते हैं। 5 तरह के? जी। ये कौन कौन से हैं? पहला है पाचा, मतलब हरा रंग। ये नायक या देवता जैसे पात्रों के लिए होता है। अच्छा, हीरो के लिए हरा। हाँ। फिर एक काठी, जो खलनायक के लिए है। फिर थाड़ी, मतलब दाढ़ी वाला पात्र। थाड़ी। जी। चौथा है कारी, जो दुष्ट राक्षसी जैसे पात्रों के लिए है। और 5वां है मिनुक्कू। मिनुक्कू। हाँ, ये कोमल पात्रों के लिए होता है, जैसे कोई साधु या महिला। वाह, मतलब चेहरे का रंग देखकर ही आप किरदार पहचान सकते हैं। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। अब अगले सवाल में एक गलत संयोजन चुनना है लोक नृत्य और राज्य का। ए धनगरी गजा महाराष्ट्र, बी डांडिया रास गुजरात, सी डोलू कुनीथा कर्नाटक और डी पाइका केरल। इसमें जो गलत जोड़ी है वो है डी, पाइका केरल। अच्छा, तो पाइका केरल का नहीं है? नहीं, पाइका एक युद्ध नृत्य है जिसका संबंध ओडिशा और झारखंड से है। ओ, ओडिशा और झारखंड। जी, खासकर मुंडा जनजाति से। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है। अगला सवाल है जैता नृत्य को लेकर। ये किस राज्य का है? जैता, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश के और भी नृत्य हैं, जैसे रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला। चरकुला तो वो है जिसमें सिर पे पहिया रख के नाचते हैं, है ना? जी, बिल्कुल वही। अगला सवाल भी बहुत अनोखा है कि सिद्धियों के सांस्कृतिक विरासत 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य उत्कृष्ट है। तो ये सिद्धि कहाँ के हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गोवा? इसका सही उत्तर है ए, गुजरात। गुजरात के सिद्धि। जी, सिद्धि असल में एक अफ्रीकी जनजाति हैं जो बहुत पहले भारत आकर गुजरात में बस गए, और उनका सिद्धि धमाल नृत्य उनकी अफ्रीकी विरासत को दिखाता है। और धमाल नाम को लेकर भी एक कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सिर्फ धमाल हरियाणा का नृत्य है
और धामन हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। अब चलते उत्तर पूर्व। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? रिखमपाड़ा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। जी। अरुणाचल के और भी नृत्य हैं जैसे लायन एंड पीकॉक, वांचो, पासी, चालो और बोडो छम। नामों की तो पूरी लिस्ट है। हाँ, उत्तर पूर्व इस मामले में बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। अब एक आदिवासी नृत्य पर सवाल है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मुंडा जनजाति का नृत्य है और ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में है। तो सही जवाब है झारखंड। जी। झारखंड के और भी नृत्य हैं, पाइका, सरहुल और कर्मा। अगला है गुरई है। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? गुरई है, ये है हिमाचल प्रदेश का। ये नृत्य भगवान शिव को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य तो नाटी है, पर इसके अलावा डांगी और छपेली भी हैं। और एक और बहुत दिलचस्प है, थोड़ा। थोड़ा? जी, ये एक खेल नृत्य है, मतलब इसमें खेल और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। अच्छा, एक मार्शल आर्ट नृत्य, कमाल है। और आज का हमारा आखिरी सवाल संगीत से जुड़ा है। रागम माला किस संगीतकार की आत्मकथा है? रागामाला आत्मकथा है पंडित रविशंकर की। सितार वादक पंडित रविशंकर। बिल्कुल, जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। और वो पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता भी थे। जी, उन्होंने कुल 5 ग्रैमी जीते। उनका पहला ग्रैमी एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट 1967 में। नाम ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है। हाँ, और उनकी एक और किताब है माई म्यूजिक माई लाइफ, अर्जुन सिंह धुर्वे जी को लेकर। इनका संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध है बेगा नृत्य से, जिसे बेगा डांस भी कहते हैं। अच्छा, और इनके बारे में कुछ और जानकारी, जैसे ये कहाँ से हैं? जी, अर्जुन सिंह धुर्वे जी मध्य प्रदेश राज्य से हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वाओ! और ये जो बैगा नृत्य है, इसका कोई और नाम भी है? हाँ, इसे परधौनी नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य बैगा जनजाति का एक बहुत ही परंपरागत लोक नृत्य है। अच्छा, अब अगले सवाल पर आते हैं। राधे श्याम बार्ले जी का संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध है पंथी नृत्य से। पंथी डांस। पंथी डांस? ये तो छत्तीसगढ़ का है ना? जी बिल्कुल, पहले तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। हाँ। और ये जो नृत्य है, ये सतनामी समुदाय के लोग करते हैं। और शायद एक और कलाकार है जिनका नाम काफी चर्चित है, उषा बार्ले। हाँ, सही कहा आपने। उषा बार्ले जी का नाम भी पंथी नृत्य से ही जुड़ा है। ठीक है, अगला नाम है रानी मचैया। इनका संबंध किस नृत्य से है? रानी मचैया जी का संबंध उम्मत आर्ट से है। उम्मत आर्ट? ये कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक के कुरुग या कोडागु क्षेत्र का नृत्य है। अच्छा, मैंने इनके बारे में एक दिलचस्प बात पढ़ी है कि इनका एक उपनाम है कुर्ग की उम्मत आर्ट की जानी। जी बिल्कुल, और उन्हें हाल ही में 2023 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कमाल है। अच्छा, अब एक थोड़ा अलग तरह का सवाल है। वाणी जयराम जी को लेकर किस राज्य सरकार ने उन्हें 2019 में MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था? इसका जवाब है तमिलनाडु सरकार। वाणी जयराम जी को संगीत की दुनिया में आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। ओह, आधुनिक भारत की मीरा। उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला है ना? जी, मिला है। यहाँ एक कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। संगीत जगत में वाणी जयराम और साहित्य में महादेवी वर्मा। बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सुलोचना चौहान जी से जुड़ा। उनका संबंध किस नृत्य शैली से है? इनका उत्तर है लावणी। लावणी, जो महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। जी, और सुलोचना चौहान जी को लावणी सम्रागिनी भी कहा जाता है, मतलब लावणी क्वीन। अच्छा, लावणी सम्रागिनी। और इन्हें भी 2022 में पद्मश्री मिला है। हाँ, और इसी क्षेत्र के अन्य कलाकार हैं वैशाली सामंत और सुरेखा पुनेकर। ठीक है, अब आते हैं कत्थक पर। कत्थक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान करनी है। दिए गए विकल्पों में से इसका सही जवाब है रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे। और कत्थक के जो दूसरे प्रमुख कलाकार हैं, उनमें तो महाराज परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज। जी बिल्कुल, और रोशन कुमारी, शोभना नारायण जैसे नाम भी बहुत बड़े हैं। कत्थक को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। अच्छा, क्या है वो? कि कथा करने वाले कभी थकते नहीं हैं और वो महाराज होते हैं।
ये बढ़िया है। हाँ। अब एक उपाधि से जुड़ा सवाल, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ये उपाधि है उस्ताद अमजद अली खान साहब की। हाँ, वे सरोद वाद्य यंत्र बजाते? बिल्कुल। उनका एक बहुत प्रसिद्ध एल्बम भी है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। और एक बहुत खास बात, 2014 के नोबेल शांति समारोह में उन्होंने रागा फॉर पीस प्रस्तुत किया था। वाह। और एक और बात, शायद अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस घोषित किया गया है। जी, आपने सही जानकारी दी। ये बहुत बड़ा सम्मान है। उनके बेटे अमान अली और अयान अली भी बहुत अच्छे सरोद वादक हैं। पूरी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल गुरु शिष्य परंपरा से। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? वो उस्ताद अब्दुल करीम खान के शिष्य थे। और ये किराना घराने से थे ना? जी, किराना घराना, जिस पर ग्वालियर का भी थोड़ा प्रभाव था। वैसे उनके एक और गुरु थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ओ, पंडित पलुस्कर, उन्होंने ही तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। हाँ, 1901 में। और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की प्रसिद्धि का एक और कारण है वंदे मातरम को शास्त्रीय रूप में गाना। क्या बात है। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। पापनाशम सिवन किस संगीत शैली से संबंधित थे? वे कर्नाटक संगीत, मतलब कार्नाटिक म्यूजिक से संबंधित थे। ये दक्षिण भारत की संगीत शैली है। इन्हें कोई उपनाम भी दिया गया है? हाँ, उन्हें तमिल त्यागराज का उपनाम दिया गया है। तमिल त्यागराज, अगर इसकी तुलना करें तो जैसे कवाली में अमीर खुसरो और नुसरत फतेह अली खान का नाम आता है। जी, और सूफी में नूरा सिस्टर्स का। ठीक है। अगला सवाल उड़ीसा से है। उड़ीसा राज्य के पहले पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता नर्तक कौन है? वे हैं गुरु केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्र। इन्हें तो ओडिसी नृत्य का पुनरुद्धारकर्ता भी माना जाता है। बिल्कुल, और उन्हें साल 2000 में पद्म विभूषण मिला था। यहाँ एक ट्रिक काम आ सकती है कि जिनके नाम में महापात्र सरनेम हो, उनका संबंध अक्सर ओडिसी से होता है। हाँ, जैसे सुजाता महापात्रा। बिल्कुल। अब आते हैं घरानों पर। ईश्वरी प्रसाद को कत्थक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? इसका उत्तर है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। और बाकी घरानों के संस्थापक? जयपुर घराने के संस्थापक थे भालूजी, रायगढ़ घराने के राजा चक्रधर सिंह और बनारस घराने के जानकी प्रसाद। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाट के वर्गीकरण को लेकर। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय जाता है विष्णु नारायण भातखंडे जी को, वीएन भातखंडे। इन्हें तो आधुनिक संगीत शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। जी, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। उन्होंने 1926 में लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना भी की थी, जो अब भातखंडे संगीत संस्थान के नाम से जाना जाता है। सही। चलिए अब विजय किशलू जी की बात करते हैं। वे किस घराने से संबंधित हैं? वे आगरा घराने से हैं। आगरा घराना, जिसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। जी, और एक और बहुत बड़े कलाकार इस घराने के हैं, फैयाज खान। अगर तुलना करें तो जैसे पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान और बेगम अख्तर संबंधित हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला नाम है सियाराम तिवारी। इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है दरभंगा घराने से। दरभंगा घराना, ये तो बिहार में है। जी, बिहार राज्य में। ये घराना ध्रुपद गायकी की शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये एक बहुत प्रमुख और प्राचीन घराना माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान की। वे किस घराने से हैं? वे मेहर घराने से संबंधित है। मेहर घराना, वो तो सरोद और कई दूसरे वाद्य यंत्र भी बजाते थे। हाँ, वो बहुवादक थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनके शिष्यों से है। उनके शिष्यों की सूची तो लेजेंडरी है। हाँ पंडित रविशंकर, पन्नालाल घोष, निखिल बनर्जी। जी, पंडित रविशंकर जी सितार में, पन्नालाल घोष जी बांसुरी में और उनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी, वे एक प्रसिद्ध सुरबहार वादिका थीं। कमाल की विरासत है। अच्छा, अब आज का आखिरी सवाल। इनमें से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? इसका सही उत्तर है अनिता रत्नम। अनिता रत्नम। तो वो किस शैली की नृत्यांगना है? वे एक समकालीन यानी कंटेम्प्ररी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। वो किसी एक शैली में बंधी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती और सुजाता महापात्र ये सब प्रमुख ओडिशी कलाकार हैं। जी बिल्कुल। रागमाला, ये किस संगीतकार की आत्मकथा है? ये पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा है। अच्छा, पंडित रविशंकर। जी, और उनके बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे उन्हें 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, हाँ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उनकी एक और किताब भी बहुत मशहूर है, माय म्यूजिक माय लाइफ। बिल्कुल,
और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि वो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। पहले भारतीय पुरुष। जी, उन्होंने कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते और साथ में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी भी। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है, हाँ, पंडित रविशंकर को उनका पहला ग्रैमी पुरस्कार वो किस साल में मिला था? उन्हें उनका पहला ग्रैमी 1968 में मिला था। 1968। हाँ, घोषणा 1967 में हुई थी, लेकिन पुरस्कार 1968 में मिला और ये उनके एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए था। वेस्ट मीट्स ईस्ट मतलब पश्चिम का पूर्व से मिलन। बिल्कुल, नाम ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। और अगर हम ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो थी तन्वी शाह। अच्छा, तन्वी शाह। जी, उन्हें 2010 में मिला था। वैसे यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगी, ए.आर. रहमान साहब की जो जीवनी है उसका नाम है नोट्स ऑफ अ ड्रीम। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मास्टर ऑफ मास्टर्स ये एल्बम किस कलाकार का है? ये एल्बम उस्ताद अमजद अली खान साहब का है। उस्ताद अमजद अली खान। हाँ, ये तो सरोद बजाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़े सरोद वादक हैं और इनके बेटे अमान अली और आयान अली वो भी बहुत प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। और ये बंगश घराने से हैं, सही कहा मैंने? एकदम सही। और एक खास बात यह है कि उन्होंने 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस प्रस्तुत किया था। वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बड़ा। और इतना ही नहीं, अमेरिका में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सच में? हाँ। ये तो कमाल की जानकारी है। जी। हाँ, चलिए अब भारत की स्वर कोकिला की बात करते हैं। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? लता जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में? हाँ, और उसी साल मतलब 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भी भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, दोनों महान कलाकारों को एक ही साल में। जी, लता जी भिंडी बाजार घराने से थीं और उनका जो पहला गाना था कीर्ति हसाल, वो उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में गाया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में। हाँ, और उन्हें 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। अब जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जिक्र आया है तो उनसे जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक सवाल है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे। सोचिए, देश आजाद हो रहा है और बैकग्राउंड में उनकी शहनाई की धुन। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ 15 अगस्त 1947 को ही नहीं बल्कि 26 जनवरी 1950 यानी हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर भी शहनाई वादन किया था। मतलब देश के जन्म के दोनों ऐतिहासिक पलों के वो साक्षी रहे। जी, और इसीलिए शायद वो उन कुछ कलाकारों में से हैं जिन्हें भारत के 4 शीर्ष नागरिक सम्मान मिले हैं: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। 4 सम्मान। 4। और ईरान में तो उनके नाम पर एक सभागार यानी ऑडिटोरियम भी है। वाह। जी, और उनके नाम पर युवा पुरस्कार 2006 में शुरू किया गया था। अब अगला सवाल, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये सम्मान पाने वाली पहली महिला थी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। जी, उन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था। और उनकी गायन शैली वो कर्नाटक संगीत थी, है ना? हाँ, वो कर्नाटक संगीत की एक बहुत बड़ी हस्ती थी और वो 1966 में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय थी। 1966 में? जी, और इतना ही नहीं, वो 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार भी बनी। अद्भुत। अब एक उपाधि पर आते हैं। घटम के देवता यानी गॉड ऑफ घटम, ये किसे कहा जाता है? ये उपाधि टी.एच. विनायक राम जी को दी गई है। उन्हें वीकू विनायक राम भी कहते हैं। घटम मतलब वो मिट्टी का मटका, है ना? जी बिल्कुल वही। और वो सिर्फ घटम ही नहीं, तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा। और वो उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ अपने एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी विजेता भी हैं। मतलब एक मिट्टी के मटके को उन्होंने दुनिया के मंच तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। इसी क्षेत्र के कुछ और प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे वी सेल्वा गणेश जो कंजीरा बजाते हैं और यू श्रीनिवास जो मैंडोलिन बजाते थे। चलिए कर्नाटक संगीत पर वापस आते हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? ये सम्मान पुरंदर दास को दिया जाता है। पुरंदर दास। जी, और यहाँ कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का जिक्र करना भी जरूरी है। इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री शामिल हैं। और महिला त्रिमूर्ति भी है? हाँ बिल्कुल। महिला त्रिमूर्ति में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, डी.के. पट्टम्माल और एम.एल. वसंत कुमानी का नाम आता है। ठीक है।
अब संगीत से थोड़ा नृत्य की ओर चलते हैं। एक नाम है आर मुथुकन्नम्माल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। वो किस नृत्य रूप की अंतिम देवदासी हैं? वो सादिर नृत्य रूप की अंतिम ज्ञात देवदासी हैं। सादिर? जी, ये भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है क्या? एकदम सही पकड़ा। सादिर भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम है और आर मुथुकन्नम्माल भारत की जो 32 ज्ञात देवदासियां थीं उनमें से वो अंतिम है। तो ये एक तरह से एक युग का अंत है। एक तरह से हाँ। वो तमिलनाडु के विरालीमलई मंदिर से जुड़ी हैं और इतिहास में देखें तो 1910 में ब्रिटिश सरकार ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। वापस लता मंगेशकर जी पर आते हैं। उन्हें 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? 1999 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण? जी, उनके मुख्य पुरस्कारों का एक क्रम है। 1969 में पद्म भूषण, फिर 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और फिर 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। बिल्कुल सही। अगला सवाल, मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? उन्होंने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ग्रैमी? जी, ये ग्रैमी उन्हें उनके एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए मिला था। और ये जो मोहन वीणा है, ये गिटार का ही एक बदला हुआ रूप है ना? हाँ, ये गिटार का ही एक संशोधित मतलब मॉडिफाइड रूप है। बहुत ही अनोखा वाद्य यंत्र है। उन्हें 2002 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब एक ऐसे कलाकार की बात करते हैं जो आज भी दुनिया भर में छाए हुए हैं। सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले तबला वादक कौन है? वो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन? जी, सिर्फ 37 साल की उम्र में पद्मश्री और 51 में पद्म भूषण। और अभी हाल ही में 2024 में उन्होंने एक साथ 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते। एक ही रात में 3 ग्रैमी? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। उनका पहला ग्रैमी 1992 में प्लैनेट ड्रम एल्बम के लिए था और हाल ही में 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और वो महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जी बिल्कुल। अब लोक कलाओं पर आते हैं। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? उनका संबंध यक्षगान से है। यक्षगान, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। जी, यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक बहुत ही प्रमुख और जीवंत नृत्य है। उन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था। और इसी क्षेत्र की कोई और प्रसिद्ध कलाकार? हाँ, रानी मछैया जी हैं जो उम्मताट नृत्य से जुड़ी हैं। ये कुर्ग का नृत्य है। बहुत खूब। अब एक और पद्मश्री विजेता, 2022 में सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे, ये किस नृत्य से संबंधित है? वो बैगा नृत्य से संबंधित है। बैगा नृत्य, ये किस राज्य का है? बैगा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अच्छा, मध्य प्रदेश। जी। और जब हम लोक कला की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों का भी जिक्र करना चाहूंगी, जैसे राधे श्याम बारले जो पंथी नृत्य से जुड़े हैं। और तीजनबाई पंडवानी के लिए? बिल्कुल, तीजनबाई जी। आधुनिक मीरा, इस नाम से संगीत जगत में किसे जाना जाता है? संगीत जगत में ये नाम वाणी जयराम जी को दिया गया है। वाणी जयराम जी, उन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, वही मैं बताने वाली थी। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम संगीत की बात कर रहे हैं या साहित्य की। बिल्कुल। 63 दसई और तिहार, ये किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? दसई और तिहार ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बहुत ही मुख्य त्योहार हैं। नेपाल के? हाँ, और तिहार जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ की दिवाली जैसा ही है, उसी समय मनाया जाता है। अच्छा, मतलब दिवाली का ही एक रूप है वहाँ। नेपाल के कुछ और त्योहार जो हमें पता होने चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे बिस्का जात्रा काफी महत्वपूर्ण है और एक इंद्र जात्रा भी है। ये भी नेपाल की ही प्रमुख उत्सव है। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। आप अगला सवाल 64, कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ये तो बहुत प्रसिद्ध है और ये है छठ पूजा। छठ पूजा? जी, ये मुख्य रूप से बिहार का पर्व है, पर अब तो मुझे लगता है पूरे देश में ही मनाया जाता है। सही बात है। और ये काफी कठिन व्रत और उत्सव माना जाता है ना? बहुत ज्यादा। ये 4 दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 65, नुआखाई, ये किस राज्य का त्योहार है? नुआखाई ये त्योहार है ओडिशा का। ओडिशा का? हाँ, और इसके नाम में ही इसका मतलब है। नुआ का मतलब नया और खाई मतलब खाना। तो ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल हुआ, नई फसल के आने पे। बिल्कुल,
और ओडिशा में और भी बहुत से त्योहार हैं, जैसे धानु जात्रा, रजब पर्व। हाँ, चंदन यात्रा भी वहीं का है। जी, चंदम जात्रा भी। और एक बात और, जो कोणार्क उत्सव है वो 1986 से शुरू हुआ था। बोयता बंदना भी उड़ीसा का ही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रश्न 66। कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये है गुरु पर्व, जिसे गुरुपुरब भी कहते हैं। गुरु पर्व। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और त्योहार है बैसाखी। बैसाखी तो फसल कटाई का त्योहार है ना? है, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो ये उसके लिए भी मनाया जाता है। अच्छा, और होला मोहल्ला? होला मोहल्ला होली से ठीक एक दिन पहले पंजाब में मनाया जाता है। ये शौर्य प्रदर्शन का त्योहार है। समझ गया। अब आते हैं प्रश्न 67 पर। हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख। जी, और लद्दाख में ही एक और बहुत बड़ा उत्सव होता है, नरोपा। नरोपा? हाँ, नरोपा उत्सव को तो हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। अरे वाह, हिमालय का कुंभ। और सिंधु दर्शन उत्सव भी वहीं का है शायद? बिल्कुल, सिंधु दर्शन भी लद्दाख में ही होता है। ठीक है। अगला सवाल 68। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा किस देवता को समर्पित है? ये यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ? हाँ, ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। इसमें 3 रथ होते हैं। 3 रथ? जी, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा उनके भाई बलभद्र के लिए और तीसरा बहन सुभद्रा के लिए। बहुत खूब। चलिए अब मध्य भारत की तरफ चलते हैं। प्रश्न 69। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? विकल्पों में से सही जवाब है खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव। जी, और मध्य प्रदेश के दूसरे प्रमुख उत्सव है लोकरंग, भगोरिया, नीरजा और घड्डेला। और प्रसिद्ध तानसेन संगीत समारोह भी तो मध्य प्रदेश में ही होता है। बिल्कुल सही, वो भी मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है। अब प्रश्न 70। आटला तड्डी, ये नाम थोड़ा अलग है। ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अटला तड्डी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश? हाँ, और आंध्र प्रदेश में एक और त्योहार है रोटेला बांडुगा, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल और कल्याण उत्सव भी वहीं के हैं। रोटियों की ईद, ये तो बड़ा दिलचस्प है। अगला सवाल 71। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल होता है हरियाणा में। हरियाणा। हाँ, और उत्तराखंड के कोई मुख्य त्योहार? हाँ, उत्तराखंड में फूलदेई और हरेला बहुत प्रसिद्ध हैं। और सिक्किम के? सिक्किम के प्रमुख त्योहार हैं लोसर और सागा दावा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 72 पर। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण? जी, ये 14 जनवरी को होता है और इसे पतंग उत्सव भी कहते हैं। हाँ, पतंग उत्सव, ये तो बहुत मशहूर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है उसकी शुरुआत 1989 से हुई थी। अच्छा, 1989 से। ठीक है। अगला सवाल 73। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? दिवाली मनाई जाती है कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन। कार्तिक अमावस्या। जी। और होली? होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होती है। और रक्षाबंधन? रक्षाबंधन श्रावण महीने की पूर्णिमा को, और दशहरा या दुर्गा पूजा अश्विन महीने में मनाई जाती है। सारी जानकारी एक ही जगह मिल गई, बहुत अच्छे। आप प्रश्न 74। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रमजान के पाक महीने के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फितर? जी, ये इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने का पहला दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 75। सजिबू चिराओबा, ये किस राज्य का नववर्ष है? सजिबू चिराओबा ये मणिपुर का नववर्ष है। मणिपुर? हाँ, और इसी तरह कुछ और राज्यों के नववर्ष भी हैं, जैसे केरल में विशु होता है, विशु, हाँ। जम्मू कश्मीर में नवरेह होता है, और असम में बोहाग बीहू। बोहाग बीहू, ये तो बहुत ही रंगीन होता है। चलिए, प्रश्न 76। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड। और ये कब होता है? ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, मतलब पूरे 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 10 दिन तक? जी, और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, और अब ये त्रिपुरा में भी मनाया जाने लगा है। ये नई जानकारी है कि अब त्रिपुरा में भी होता है। ठीक है। अगला 77। चापचार कुट किस राज्य का त्योहार है? चापचार कुट ये मिजोरम का त्योहार है। मिजोरम? हाँ, और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिस त्योहार के नाम में
कुट शब्द आता है वो ज्यादातर मिजोरम का ही होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए। जैसे मीम कुट बिल्कुल। और एंथ्यूरियम त्योहार भी मिजोरम का ही है। बढ़िया। अब आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 78। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के किस दिन मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा। जी, और ये दिन बहुत ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, ये तीनों एक ही दिन हुए थे। अच्छा, जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों एक ही तिथि पर। ये तो सच में असाधारण है ना? और नाग पंचमी वो सावन के महीने में मनाई जाती है। बहुत बढ़िया। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन करिए जो आघात यानी परकशन से नहीं बजाया जाता। विकल्प हैं पखावज, तबला, ड्रम और शहनाई। इसका सही जवाब है शहनाई। शहनाई? जी, शहनाई एक सुशिर वाद्य है, मतलब इसे हवा फूंक कर बजाया जाता है। अच्छा, जैसे बांसुरी होती है। बिल्कुल। जबकि बाकी जो तीनों विकल्प हैं पखावज, तबला, ड्रम, उन पर तो थाप दी जाती है। हाँ, वो सभी आघात वाद्य यंत्र हैं। लेकिन एक बात है, शहनाई की आवाज सुनते ही किसी शुभ अवसर जैसे शादी ब्याह का ख्याल आता है। ऐसा क्यों है? मतलब इसकी ध्वनि को इतना मंगल क्यों माना जाता है? ये एक बहुत गहरी बात है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शहनाई मंदिरों में बजाई जाती थी। अच्छा। हाँ, खासकर सुबह और शाम की आरती के समय। तो इसकी ध्वनि को एक तरह से पवित्र और ईश्वरीय माना गया है। और वहीं से ये परंपरा शुरू हुई? बिल्कुल। और इस वाद्य यंत्र को मंदिरों से निकालकर दुनिया के मंच तक पहुंचाने का श्रेय तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्या बात है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये भी एक महान कलाकार से जुड़ा है। प्रश्न है, उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में से एक कौन थे? यहाँ सही जवाब है सादिक अली खान। सादिक अली खान। और ये दोनों ही एक बहुत ही खास वाद्य यंत्र से जुड़े हैं ना? जी, रुद्रवीणा। रुद्रवीणा, इसका नाम सुनते ही एक गंभीरता और आध्यात्मिकता का एहसास होता है। कहते हैं कि इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। इसकी ध्वनि बहुत गहरी और ध्यान लगाने वाली होती है। तो ये ध्वनि आती कहाँ से? मतलब क्या चीज इसे सितार या सरोद से अलग बनाती है? वो इसकी बनावट में है। रुद्रवीणा में 2 बड़े गोलाकार रेजोनेटर्स होते हैं जो सूखे हुए तुम्बे से बनते हैं। तो ये सितार के छोटे तुम्बे के मुकाबले ध्वनि को एक असाधारण गहराई और मतलब ठहराव देते हैं। अच्छा। इसकी ध्वनि सीधे आपके अंतर मन से बात करती है, इसीलिए इसे संगीत से ज्यादा एक साधना माना गया है। साधना? क्या खूबसूरत शब्द है। अब एक ऐसे वाद्य यंत्र की बात करते हैं जिसने एक बिल्कुल अलग सफर तय किया है। जी। सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग यानी वीजी जोग मुख्य रूप से किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? इसका जवाब है वायलिन। वीजी जोग को भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का पर्याय ही माना जाता है। यही बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। वायलिन, जो कि मूल रूप से एक पश्चिमी वाद्ययंत्र है, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया? ये एक शानदार सांस्कृतिक विलय का उदाहरण है। देखिए, जब वायलिन भारत आया तो कलाकारों ने उसे जस का तस नहीं अपनाया। अच्छा। उन्होंने उसे भारतीय संगीत की आत्मा के हिसाब से ढाला। सबसे बड़ा बदलाव था इसे बजाने का तरीका। वो कैसे? पश्चिम में इसे खड़े होकर कंधे पर रखकर बजाते हैं, लेकिन भारत में कलाकार जमीन पर बैठकर वायलिन को अपने पैर और सीने के बीच टिकाकर बजाते हैं। ओह हाँ, मैंने देखा है। इससे उन्हें गमक और मींड जैसी जो भारतीय संगीत की बारीकियां हैं वो निकालने में आसानी होती है, जो खड़े होकर बजाने में शायद मुमकिन नहीं है। लगभग असंभव है। तो वीजी जोग जैसे कलाकारों ने इस पश्चिमी साज में, आप कह सकते हैं, भारतीय रूह फूंक दी। वाह, ये तो वाद्य यंत्र का भारतीयकरण हो गया। चलिए अब वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण पर आधारित एक सवाल देखते हैं। तत्व वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तत्व का सीधा सा मतलब है तार। तो ये वो वाद्य यंत्र हैं जिनमें ध्वनि तारों में कंपन से पैदा होती है, यानी सभी तार वाले वाद्य यंत्र। जी, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है संतूर, जिसे शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा भी कहा जाता है। बिल्कुल। और संतूर की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये एक ऐसा तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे मिजराब से नहीं बल्कि छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों से, जिन्हें कलम कहते हैं, उनसे आघात करके बजाया जाता है। तो ये तार और आघात दोनों का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। और पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे एक कश्मीरी लोक वाद्य से उठाकर शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख वाद्य यंत्र बना दिया। कमाल है। संगीत की ही तरह भारत की पहचान उसके उत्सवों से भी है। तो अब भारत के रंग बिरंगे त्योहारों की दुनिया में उतरते हैं। जरूर। पहला सवाल है,
काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये महोत्सव मुंबई में होता है। मुंबई। ये बड़ा रोचक है ना। एक तरफ मुंबई में गणेश उत्सव जैसा पारंपरिक उत्सव है जिसे लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, जी। जो शहर की रगों में बसा है। और दूसरी तरफ काला घोड़ा जैसा एक बिल्कुल आधुनिक शहरी कला का उत्सव। ये मुंबई के किरदार के बारे में क्या बताता है? ये मुंबई की असली पहचान है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी परंपराओं को भी पूरी शिद्दत से जीता है और नई आधुनिक चीजों को भी खुले दिल से अपनाता है। सही बात है। गणेश उत्सव उसकी जड़ों का प्रतीक है तो काला घोड़ा महोत्सव उसकी महानगरीय और कला प्रेमी पहचान का। बहुत खूब। अब चलते हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर। लोकरंग और भगोरिया उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? जैसा आपने इशारा किया, ये दोनों ही उत्सव मध्य प्रदेश की पहचान है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भगोरिया भील जनजाति का एक बहुत जीवंत मेला है। लेकिन ये सिर्फ एक मेला तो नहीं होगा, इसका सामाजिक महत्व क्या है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भगोरिया सिर्फ एक बाजार नहीं, ये भील समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक मिलन है। ये युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता भी देता है, जो उसकी एक बहुत ही अनूठी परंपरा है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, पूरा समुदाय एक साथ आता है, अपनी कला, संगीत, नृत्य का प्रदर्शन करता है। ये रिश्तों को मजबूत करने का उत्सव है। अब एक ऐसा सवाल जो प्रकृति की उपासना से जुड़ा है। कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ये है छठ पूजा। छठ पूजा ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जी। कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है। आज के दौर में इसका संदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत ज्यादा। छठ पूजा शायद दुनिया के उन गिने चुने त्योहारों में से है जो पूरी तरह प्रकृति की उपासना पर केंद्रित है। इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। सही बात है। इसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नदियों और तालाबों के किनारे मनाया जाने वाला ये पर्व हमें सीधे तौर पर जल स्रोतों का महत्व याद दिलाता है। और साफ सफाई पर भी बहुत जोर होता है। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते का उत्सव है और आज हमें इसी रिश्ते को फिर से मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। अब पूर्वी भारत में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की ओर। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? ये उड़ीसा का एक प्रमुख कृषि त्योहार है। नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है खाना। नई फसल के चावल का स्वागत। जी बिल्कुल। ओडिशा के त्योहारों में एक और बड़ा अनोखा नाम है रज पर्व। कहते हैं कि ये धरती माता के मासिक धर्म का उत्सव है। ये तो एक बहुत ही अनूठी और प्रगतिशील सोच है। ये अद्भुत है ना? इस पर्व में माना जाता है कि भूदेवी यानी धरती माता इन 3 दिनों में मासिक धर्म से गुजरती हैं। अच्छा। और आने वाले कृषि सत्र के लिए खुद को तैयार करती हैं। इसीलिए इन 3 दिनों में जमीन पर कोई जुताई या खुदाई नहीं की जाती। क्या बात है। ये तो स्त्रीत्व और प्रकृति के सृजन चक्र का सम्मान करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जिस प्रक्रिया को हम अक्सर अपवित्र समझते हैं, वो असल में जीवन का आधार है। क्या अद्भुत परंपरा है। अब चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख? जी। वहाँ के सबसे बड़े मठ हेमिस मठ में गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में जहाँ जीवन इतना कठिन हो सकता है, वहाँ इन त्योहारों का क्या महत्व होता होगा? बहुत ज्यादा। मठ वहाँ सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र हैं। कठोर सर्दियों के बाद हेमिस जैसे त्योहार लोगों को एक साथ आने का मौका देते हैं। यहाँ होने वाला मुखौटा नृत्य, जिसे छम कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ये उत्सव लोगों में एक नई ऊर्जा भरते हैं। निश्चित रूप से, और समुदाय की भावना को जीवित रखते हैं। अब वापस उड़ीसा चलते हैं, जहाँ का एक उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुरी की रथ यात्रा किस देवता को समर्पित है? यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। हमने तस्वीरों में वो विशाल रथ और लाखों लोगों की भीड़ देखी है। उस माहौल में ऐसा क्या खास होता है? वो भक्ति और उल्लास का एक सागर होता है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन भगवान मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। अच्छा। तो जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, उन्हें भी इस दिन भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ये समानता का प्रतीक है। और लाखों लोग मिलकर जब उन रथों को खींचते हैं, वो दृश्य केवल आस्था का नहीं, बल्कि इंसानी एकता और सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बन जाता है। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, पिंजौर विरासत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उत्सव हरियाणा से संबंधित है।
हरियाणा? जी, पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में मनाया जाता है। हरियाणा का एक और आयोजन विश्व प्रसिद्ध है, सूरजकुंड मेला। ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत के शिल्पकारों का एक महासंगम लगता है। बिल्कुल। हमारी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को जिंदा रखने में इस तरह के मेलों की क्या भूमिका है? इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सूरजकुंड जैसे मेले उन शिल्पकारों को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देते हैं जो शायद अपने गांवों तक ही सीमित रह जाते। सही बात है। जब एक बुनकर या कुम्हार देखता है कि शहर के लोग उसके हाथ से बनी चीज को कितनी सराहना से खरीद रहे हैं, तो उसका अपनी कला पर विश्वास बढ़ता है और वो इसे अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए प्रेरित होता है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में पहला जिक्र है अन्नपूर्णा देवी जी का। उनका नाम किस खास वाद्य यंत्र के साथ जोड़ा जाता है? उनका संबंध है सुरबहार से, एक बहुत ही अनोखा और गंभीर वाद्य यंत्र है ये। सुरबहार? जी, सुरबहार। और आपने उनको सही कहा, वो एक गुमनाम साधिका की तरह थी। उनका असली नाम रोशन आरा खान था और वो मेहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खान की बेटी थी। अच्छा। हाँ। और वो पंडित रविशंकर जी की पहली पत्नी भी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी की पहली पत्नी थी। सुरबहार, ये सुनने में सितार जैसा ही लगता है। इसमें मतलब फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सुरबहार को हम एक तरह से बास सितार कह सकते हैं। ओके। ये सितार से बड़ा होता है और इसकी आवाज ज्यादा गहरी और मंद्र होती है। अन्नपूर्णा देवी जी के अलावा इमरत खान और इनायत खान साहब जैसे बड़े कलाकारों ने भी इसे एक अलग पहचान दी। ये तो कमाल की जानकारी है। तो उत्तर भारत के इस गहरे सुर से अब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। नोट्स में दो नाम हैं, यूके शिवरामन और उप्पुलापुरम के शिवरामन। जी, ये दोनों ही कलाकार मृदंगम के उस्ताद हैं। मृदंगम? हाँ, मृदंगम। ये कर्नाटक संगीत की आत्मा है। जैसे उत्तर भारत में तबले की संगत होती है, वैसे ही दक्षिण में मृदंगम के बिना कोई प्रस्तुति अधूरी है। अच्छा, तो ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल। ये एक आघात वाद्य यंत्र यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट है। और इस क्षेत्र में एक नाम जो शिखर पर माना जाता है वो है पालघात मणि अय्यर। वाह। Q111। हाँ। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? अच्छा, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, ये बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस है ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी भारोत्तोलन और डी निशानेबाजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निशानेबाजी यानी शूटिंग। हाँ, अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, वो पल तो शायद ही कोई भूल सकता है। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक पल था वो। और उनके आत्मकथा का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, अ शॉर्टेड हिस्ट्री। एकदम सटीक। अच्छा, एक बात बताइए, भारत के पास अब तक कुल कितने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हैं? कि हॉकी के 8 गोल्ड मेडल्स को अगर टीम मेडल माने तो व्यक्तिगत में हमारे पास 2 हैं। एक अभिनव बिंद्रा का और दूसरा नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। जी, 77.58 मीटर के थ्रो के साथ। और अभी पेरिस 2024 में उन्होंने 89.45 मीटर्स के साथ सिल्वर मेडल भी जीता है। कमाल के एथलीट हैं। अच्छा, तो ये तो हुई पहले गोल्ड की बात, लेकिन पहला व्यक्तिगत मेडल, चाहे वो कोई भी हो, वो कब आया था? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो अगला प्रश्न यही है। Q112। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता था? ऑप्शंस हैं ए 1948, बी 1952, सी 1956 या डी 1960। इसका सही जवाब होना चाहिए 1952। बिल्कुल सही, बी 1952, हेलसिंकी ओलंपिक। और ये मेडल किसने जीता था? ये पदक केटी जाधव ने जीता था और खेल था कुश्ती। कांस्य पदक था, है ना? हाँ, ब्रॉन्ज मेडल। देखिए, 1948 में हॉकी टीम ने गोल्ड तो जीता था, पर वो एक टीम इवेंट था। ये पहला इंडिविजुअल मेडल था। सही। तो पहला कांस्य 1952 में आया और पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल? उसमें काफी समय लग गया। वो 2004 में आया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में जीता था। चलिए, ओलंपिक से अब थोड़ा हटकर अपने देसी खेलों की तरफ आते हैं। कबड्डी की बात करते हैं। जरूर। Q113। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शंस हैं ए 12 गुना 8 मीटर, बी 13 गुना 10 मीटर, सी 11 गुना 9 मीटर और डी 14 गुना 10 मीटर। इसका सही जवाब है बी, 13 गुना 10 मीटर। जी। और महिला कोर्ट का माप इससे थोड़ा अलग होता है। हाँ, वो 12 गुना 8 मीटर होता है ना? बिल्कुल। और मैच की ड्यूरेशन में भी फर्क होता है।
पुरुषों का मैच 40 मिनट का होता है। 20-20 मिनट के 2 हाफ और बीच में 5 मिनट का ब्रेक। सही। और महिलाओं का मैच 30 मिनट का होता है, मतलब 15 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 15 मिनट का खेल। कबड्डी में एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, लोना। हाँ, इसका क्या मतलब है? लोना तब होता है जब एक टीम सामने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है। मतलब पूरे 7 खिलाड़ियों को? हाँ, एक समय में कोर्ट पर 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा। और लोना करने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। और कबड्डी को जो ये नया ग्लैमर मिला है, उसका श्रेय प्रो कबड्डी लीग को जाता है। बिल्कुल। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा है। Q114 भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शंस हैं A 2012, B 2013, C 2014 या D 2015। ये शुरू हुई थी 2014 में, ऑप्शन सी। और इसने सच में कबड्डी को बदल कर रख दिया, जैसे IPL ने क्रिकेट के लिए किया था। हाँ, IPL 2008 में शुरू हुआ था और फुटबॉल के लिए ISL यानी इंडियन सुपर लीग वो 2013 में स्थापित हुई थी। वैसे पहला कबड्डी विश्व कप कब हुआ था? वो 2004 में हुआ था और विजेता भारत ही था। हमने फाइनल में ईरान को हराया था। शानदार। चलिए अब एक रैकेट स्पोर्ट की बात करते हैं, बैडमिंटन। ठीक है। Q115 बैडमिंटन में नेट को केंद्र में, मतलब बीच में, जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? ये काफी टेक्निकल सवाल है। ऑप्शंस हैं A 4 फीट, B 5 फीट, C 5.1 फीट और D 5.5 फीट। केंद्र में इसकी ऊंचाई होती है B 5 फीट। जी, 1.524 मीटर। लेकिन इसमें एक और मजेदार बात है। क्या? नेट की ऊंचाई किनारों पर यानी पोल्स के पास थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, कितनी? 5 फीट 1 इंच। ये तो बहुत बारीक जानकारी है। इसी खेल से जुड़ी एक महान एथलीट का भी जिक्र करना चाहूंगी, PT ऊषा। पयोली एक्सप्रेस, बिल्कुल। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में वो चौथे स्थान पर रही थी। और आज वो भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष है। जी। चलिए अब वापस शूटिंग पर आते हैं। गगन नारंग की बात करते हैं। Q116 किस ओलंपिक में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था? ऑप्शंस A 2004 एथेंस, B 2008 बीजिंग, C 2012 लंदन या D 2016 रियो। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीता था। बिल्कुल सही। C 2012 लंदन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। 2012 लंदन ओलंपिक्स भारत के लिए काफी सफल रहा था। हमने कुल 6 मेडल जीते थे। हाँ, उस समय तक का हमारा बेस्ट प्रदर्शन था वो। इसकी तुलना में 2016 रियो में हमें सिर्फ 2 ही मेडल मिले, साक्षी मलिक और PV सिंधु के। जी। अब ओलंपिक की जो गवर्निंग बॉडी है उस पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। Q117 इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं A 1896, B 1894, C 1900 या D 1924। इसका गठन हुआ था B 1894 में, 23 जून 1894। बिल्कुल। इसके संस्थापक थे पियरे डी कुबर्टन और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियस विकेलेस। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना? वो काफी बाद में 1927 में हुई और इसके पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। चलिए अब एक दिमागी खेल की बात करते हैं, शतरंज। चेस। Q118 शतरंज में इस्तेमाल होने वाले सफेद मोहरों की संख्या कितनी होती है? ये तो आसान है। ऑप्शंस हैं A 8, B 12, C 16, D 32। सही जवाब है C 16। हाँ, 16 सफेद और 16 काले, कुल 32 मोहरें होते हैं। 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 1 वजीर और 1 राजा। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अच्छा, अब बात करते हैं एशियाई खेलों की। एशियन गेम्स। Q119। भारत ने किन वर्षों में एशियाई खेलों की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं A 1951 और 1982, B 1951 और 1962, C 1982 और 2010, D केवल 1951। भारत ने 2 बार मेजबानी की है, 1951 और 1982 में। तो सही उत्तर है A। बिल्कुल। 1951 में पहले एशियाई खेल ही नई दिल्ली में हुए थे और उनका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जी। और फिर 1982 में 9वें एशियाई खेल
वो भी नई दिल्ली में हुए। उसका शुभंकर बड़ा फेमस था, अप्पू हाथी। मुझे याद है। हाँ, वैसे एक मजेदार बात है कि एशियाई खेल हर 4 साल में होते हैं, लेकिन पहले और दूसरे खेल के बीच 3 साल का ही अंतर था। अच्छा। पहला 1951 में हाँ। और दूसरा 1954 में मनीला में हुआ। ये तो रोचक है। चलिए अब एक स्टेडियम के बारे में सवाल लेते हैं। Q120 बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी राउरकेला, सी भुवनेश्वर या डी जमशेदपुर। ये स्टेडियम है बी राउरकेला, उड़ीसा में। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है ना। हाँ, ये सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। शानदार। वैसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? वो दिल्ली में है, हॉकी के जादूगर के नाम पर। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो अहमदाबाद में है। बिल्कुल। अब एक पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट पर सवाल। Q121 स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मणिपुर या डी पंजाब। कलारीपयट्टू ये केरल का है, तो सही जवाब है बी केरल। एकदम सही। इसे सभी मार्शल आर्ट्स की जननी भी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। और भी तो कोई मार्शल आर्ट्स है भारत में? हाँ बिल्कुल, जैसे तमिलनाडु का सिलंबम है, मणिपुर का थांगटा है और पंजाब का गतखा। हर क्षेत्र की अपनी एक अनूठी कला है। जी। चलिए अब हॉकी के इतिहास से जुड़ा एक सवाल। Q122 भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी दिल्ली, सी कोलकाता या डी शिमला। इसका जवाब है सी कोलकाता। बिल्कुल। 1885 में इसका नाम था कैलकाटा हॉकी क्लब। कोलकाता उस समय ब्रिटिश भारत का केंद्र था, शायद इसलिए। हाँ, और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी वहीं है, मोहन बागान। और हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? हॉकी इंडिया 2009 में बनी। जो मूल हॉकी महासंघ था वो 1925 में बना था। अच्छा, अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की बात करते हैं। फीफा विश्व कप। Q123 पहला फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी फ्रांस, सी उरुग्वे या डी इटली। पहला वर्ल्ड कप हुआ था सी उरुग्वे में। जी, 1930 में। और मजे की बात यह है कि जीता भी उरुग्वे ही था। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर। हाँ, और हाल ही में 2022 का वर्ल्ड कप कतर में हुआ, जिसे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। जी। और अगला 2026 का वर्ल्ड कप 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। चलिए अब क्रिकेट की ओर लौटते हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी। Q24 रणजी ट्रॉफी का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? ऑप्शंस हैं ए लाला अमरनाथ, बी रणजीत सिंह जी, सी के नायडू या डी विजय हजारे। इसका नाम बी रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। जी, इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। और हाल ही में 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है। हाँ, विदर्भ को हराकर। ये मुंबई का 42वां खिताब है। 42वीं बार। ये तो कमाल का रिकॉर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा रन वसीम जाफर के नाम है और सबसे ज्यादा विकेट राजेंद्र गोयल के नाम। अब एक सवाल कप और ट्रॉफी से जुड़ा हुआ। Q125 थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस ए पुरुष बैडमिंटन, बी महिला बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी लॉन टेनिस। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। बिल्कुल। और महिला बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप को उबेर कप कहते हैं। और भारत ने 2022 में थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा था। हाँ, वो एक ऐतिहासिक जीत थी। हमने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया था। पहली बार हम चैंपियन बने थे। अच्छा, टेबल टेनिस में पुरुषों की टीम चैंपियनशिप को क्या कहते हैं? उसे स्वेतलिंग कप कहा जाता है। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। ये भी क्रिकेट के इतिहास से जुड़ा है। ठीक है। Q126 विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है जो भारत में है? ऑप्शंस हैं ए बॉम्बे जिमखाना, बी कैलकाटा क्रिकेट क्लब, सी मद्रास क्लब या डी ओरिएंटल क्लब। इसका सही जवाब है बी कैलकाटा क्रिकेट क्लब, जिसे अब कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब कहते हैं। जी, इसकी स्थापना 1792 में हुई थी। 1792 ये तो बहुत ही पुराना है। हाँ, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब इंग्लैंड का हैम्बल्टन था, जो 1760 के दशक में बना था। और भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932 में
इंग्लैंड के खिलाफ। उस टीम के कप्तान सीके नायडू थे। और पहला वनडे, पहला ओडीआई मैच 1974 में खेला गया था। तो ये थे खेल जगत से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी जानकारी। उम्मीद है ये आपके बहुत काम आएगी। जय हिंद, जय भारत।